है ना। इक्ता जिसे मैडम दिया जाता था उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? इक्तादार कहा जाता था। ठीक है, हो गया मैडम, आप बता देंगे। नकद वेतन ना देकर इक्ता दिया था, कौन था वो? इल्तुतमिश। मैडम क्या अलाउद्दीन खिलजी भी इक्ताएं ही दिया था कि नकद वेतन दिया था? नकद वेतन दिया था। आप मैडम बताएंगे दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसके शासनकाल में उसके दरबार में इब्ने बतूता आया था? इब्ने बतूता, बोले इब्ने बतूता किसके समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बेटा इब्ने बतूता कब भारत आया था? इब्ने बतूता को दूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? चीन। रेहला किसने लिखा है? इब्ने बतूता। समझ में आई इतनी बात? बेटा दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो अपने दरबार में छोटे छोटे गुप्तचर जासूस मुनहियान रखता था? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति कौन बनाया था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति बनाने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। समझ में आई मैडम? खालसा भूमि क्या होती है बेटा? खालसा भूमि किसे कहते हैं? सीधे सुल्तान के नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहते हैं? खालसा। बेटा खराज कहते हैं भू राजस्व को, लगान को। जो अलाउद्दीन के समय कितना लिया गया था लगान? 1/2। क्या वो 1/2 से भी ज़्यादा लेना चाह रहा था? लेकिन वो वो आपने बता दिया, उसे सलाह दी गई कि अब तो दिक्कत हो जाएगी, आपके धर्म के विरुद्ध काम हो जाएगा। इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि किसी से लगान इतना ले लिया जाए, उसका 1/2 से भी ज़्यादा लिया जाए, है ना। वरना वो लेता, है ना, वरना वो लेता। क्योंकि उसने एक कथन उसका है कि मैं जो भी कार्य करता हूँ मैं वही करता हूँ जो मुझे अपने लिए और राज्य के लिए ठीक लगता है। कल मरने के बाद मेरा क़यामत के दिन क्या होगा मैं नहीं जानता, ईश्वर मेरे साथ क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वही काम करता हूँ जो मुझे सही लगता है। राजनीति को धर्म से उसने अलग किया, वो पहला सुल्तान था, है ना। जो फिल्म में तो नहीं दिखाया गया था ना, है ना। फिल्म में तो ये दिखाया गया मलिक काफूर आ गए और फिर वही बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है साम्राज्य के लिए लड़े हैं। एक लड़ाई मोहब्बत के नाम, चले गए चित्तौड़, है ना, और वही चित्तौड़ में रह गए, वो वहीं लड़ाई हुई सब। ठीक है बेटा, अब आ जाए देखें आप, क्लियर हुआ आपका इतना? मैडम समझ में आया? कुछ तो नहीं पढ़े आपने देखा खाली एक हेडिंग मोहम्मद बिन तुगलक, ये इब्ने बतूता, ख़त्म कर दिए। इब्ने बतूता मोरक्को का रहने वाला था। अभी अभी हमने बताया था मोरक्को की राजधानी कहाँ है बड़े बाबू? मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है। मैंने कहा वो रबात का रहने वाला नहीं था, वो तंजियर का रहने वाला था। हमारी राजधानी कहाँ है भारत की? नई दिल्ली। कोई बम्बई का रहने वाला हो तो आप बता देंगे क्या कि बम्बई राजधानी है? नहीं, बम्बई राजधानी या मुंबई राजधानी नहीं है, हमारी राजधानी नई दिल्ली है। तो मोरक्को की राजधानी तंजियर नहीं है। संजोग से इब्ने बतूता राजधानी नगर का नहीं था, तंजियर का था। इब्ने बतूता के नाम पर एक दुर्ग बना है, कहाँ है? तंजियर में है। ठीक है बेटा, वो मध्यकाल में जितने भी विदेशी यात्री आए, सबसे बड़ा विदेशी यात्री माना जाता है, विदेशी यात्रियों का राजकुमार उसे कहा जाता है। वो कौन था? इब्ने बतूता। इब्ने बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? रेहला। पूरा नाम क्या था? किताबुल रेहला, है ना, या तारीख़ रेहला। याद रखेंगे, पेपर के दिन रेहला लगा रहेगा, लगा दीजिएगा, है ना। आप एक सवाल बताइएगा, राग दर्पण एक किताब है, एक किताब है राग दर्पण, है ना। आप बताइएगा हमको, ये सुनने वाले लड़के जो देख रहे हैं ऑनलाइन वही बताएंगे। राग दर्पण जो किताब है, इस किताब को लिखा कौन था? पुस्तक है राग दर्पण। कल आएंगे, तब तक उत्तर आप दीजिएगा कमेंट में बाबू। और हमारे ये बेचारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख रहे हैं ना, तो इनके लिए सवाल है कि राग दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा था? ठीक है, आ जाए बेटा। ये कर दिया आपने। इल्तुतमिश के समय नकद वेतन वाली स्थिति क्या थी, है ना। इल्तुतमिश, हाँ सर उसे लगा दे। इल्तुतमिश के समय वेतन की स्थिति क्या थी बोले? उद्दीपक जब बदल जाता है, उद्दीपक का बदलना मन का भटकाव है ना। अधिगम को उद्दीपक अगर भटक रहा है आपका तो बाधित करता है, सीखने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। एक साथ कई उद्दीपक हैं तो हर जगह आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, है ना। उद्दीपक समझ रहे हैं आप, साइकोलॉजी वाले समझ गए बेटा। ये हो गया आपका सल्तनत काल में वेतन वाला सिस्टम क्या था। इल्तुतमिश के समय क्या हुआ? वेतन क्या दिया गया? इक्ताएं दी गई। अलाउद्दीन के समय क्या दिया गया? नकद वेतन। मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या दिया गया? नकद वेतन, है ना बेटा। अब आ जाए सर, इधरियाँ आज आप सही नहीं लगा पाए इसको, है ना। चले यहीं से काट दे रहे हैं इसको, रहने दे सर, अब रहने दे। हेडिंग डालेंगे आप,
लिखेंगे मंगोल। मंगोल एक टॉपिक आ रहा है, मंगोल। हो गया बेटा? लिखेंगे बेटा, ये मध्य एशिया की, ये मध्य एशिया की एक हिंसक तथा लूटमार करने वाली जनजाति थी। ये मध्य एशिया की हिंसक तथा लूटमार करने वाली जनजाति थी। ठीक है, ये मध्य एशिया की हिंसक तथा लूटमार करने वाली जनजाति थी। कौन सी जनजाति बेटा? मंगोल। क्या है? मंगोल लोग इंडिया पर आक्रमण करेंगे अभी बार बार, है ना। तो उसी बात को आप जाने कि ये मंगोल लोग जो थे मध्य एशिया की हिंसक और लूट मार करने वाली एक जनजाति है। ये मंगोल कौन थे? मंगोल जनजाति हैं, मध्य एशिया के हैं, भारत के नहीं हैं, मध्य एशिया के हैं, लूट मार करते हैं, है ना। लिखेंगे बेटा 1219 में, ये पूरा लिखा है बेटा, सब याद करना है आपको। 1219 में क्या हुआ है देखा जाएगा। लिखेंगे 1219 में मंगोल आक्रांता 1219 में मंगोल आक्रांता 1219 में मंगोल आक्रांता। लिखे आप? चंगेज खान लिखे बेटा, ईरान पर आक्रमण किया। समझे बात आपको बेटा? 1219 में मंगोल आक्रांता है, नाम क्या उसका बेटा है? चंगेज खान। कहाँ आक्रमण कर रहा है? ईरान पर आक्रमण किया। वहाँ का राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी भागकर दिल्ली आ गया। दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया ये जा करके, है ना। 1219 में बेटा कौन आक्रांता है? चंगेज खान। कहाँ आक्रमण किया था? ईरान पर। कौन था राजकुमार? जलालुद्दीन मांगबरनी भागकर कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया। इस समय यहाँ का सुल्तान, बताएं, यही है सवाल। देखें बेटा, इस समय यहाँ का सुल्तान बता देंगे आप? हाँ, इस समय यहाँ का सुल्तान इल्तुतमिश था। इस समय यहाँ का सुल्तान कौन था बेटा? इल्तुतमिश था। आगे लिखना नहीं है, आगे हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। सारे लोग सुन लेंगे तो बहुत बड़ा एरिया लिखने से आप बच जाएंगे, ठीक है ना। बेटा जरा देखेंगे आप, अगर कल्पना करें आप उस समय के साम्राज्य की, अगर आप कल्पना करें बेटा, ऐसा कुछ एरिया तो रहा नहीं होगा। अभी कौन सा समय चल रहा है हमारा? 1219 चल रहा है ना, तो बांटने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पाकिस्तान वाला भाग भी इसी में ले लें आप, ये अफगानिस्तान वाला भाग भी आप इसी में जोड़ लें आप, और ये बांग्लादेश जो अलग कर रहे हैं इसको भी आप इसी का मान लें। सब कुछ आप माने कि कुछ इस प्रकार ये सीमा रही होगी, ठीक है ना। ईरान से भागकर कौन आ गया? दिल्ली। बाबू दिल्ली में ये सल्तनत का शासन चल रहा है, इल्तुतमिश शासन है। और ईरान से भागकर देखें एक आदमी आ रहा है दिल्ली में, वहाँ का राजकुमार है, नाम क्या है? जलालुद्दीन मांगबरनी। मांगबरनी जब भाग करके आता है ना बेटा, समझे बात आप, जलालुद्दीन के पीछे पीछे कौन वाली सेना चलती है? चंगेज खान की। और धीरे धीरे वो सेना भी बढ़ती हुई कहाँ पहुँच रही है? दिल्ली के इस सीमा पर, भारत की उस समय के भारत की इस सीमा पर। और यहाँ से बेटा एक नदी बहती है,
अगर जिसको पता हो तो बता देगा आप। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। और इस सिंधु नदी के किनारे आकर पूरी सेना खड़ी हो गई। किसकी सेना है ये? मंगोलों की सेना। मंगोलों की सेना कहाँ तक आ गई? सिंधु नदी के किनारे। पीसीएस में और आईएएस में, यूपीएससी में बड़ा धुआंधार सवाल पूछा, 4-5 बेटा। अभी सब सवाल लिखवा देंगे, है ना। इस वाले कॉन्सेप्ट से मैडम सारे सवाल आपको लिखवा देंगे। बहुत ज़बरदस्त एरिया है, खूब सवाल पूछा जाता है। इल्तुतमिश है ना, अब उसने क्या किया बेटा? इल्तुतमिश ने एक बड़ा चालाकी वाला काम किया। इल्तुतमिश की तो क्षमता ही नहीं कि वो चंगेज़ खान से लड़ पाए, है ना। इतनी विशाल सेना है, चंगेज़ खान इतने शक्तिशाली हैं। चंगेज़ खान इतना शक्तिशाली व्यक्ति है ना। चंगेज़ खान पूरा ईरान को जाकर फूंक दिया, है ना। पूरे ईरान को जाकर लूट लिया उसने। कहा जाता है कि चंगेज़ खान पारसी था बेटा। चंगेज़ खान एक पारसी व्यक्ति था, इस्लाम धर्म को नहीं मानता, मुसलमान नहीं था वो। नाम भले उसका रहा हो, चंगेज़ खान लोग कहते थे, वो पारसी। जहाँ जाता था ना भयंकर नरसंहार करता था। नरसंहार, लाशों का टीला लगवाता था वो, समझे आप, एक मजाक की तरह। एक ऐसी जनजाति कहा जाता है कि चंगेज़ खान एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया अपना, और अपने समय इतने आक्रमण, इतनी लूट मार किया, अपने समय की लगभग 10% जनसंख्या ख़त्म कर दिया था चंगेज़ खान। अब समझें, कल्पना करें, वो चंगेज़ खान एक विशाल सेना लेकर कहाँ खड़ा है? उस समय सिंधु नदी के किनारे। इल्तुतमिश को पता था कि अगर चंगेज़ खान आ गया तो हम दिल्ली क्या पूरा एरिया चला जाएगा, है ना। तो उसने बड़ी चालाकी से एक काम किया था कि जलालुद्दीन माकबरनी से उसने कह दिया था, आप हमारे यहाँ से कहीं निकल जाओ, हम आपको शरण नहीं देंगे। ये बात चंगेज़ खान को पता चल जाती है, और चंगेज़ खान अपनी पूरी सेना लेकर क्या करता है बेटा? वापस चला गया। तो यानी इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण भारत पर नहीं हो पाया। इल्तुतमिश ने जैसे भी कहिए उसने साम्राज्य को इस खतरे से बचा लिया। ये इल्तुतमिश की बहुत बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मानी जाती है, समझे आप। ये इल्तुतमिश की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए सवाल पूछता है बेटा। पैराग्राफ चयन करके लिखेंगे। इल्तुतमिश के समय पहली बार, ये सवाल हैं सब जो पूछे गए हैं यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, हर जगह लिखें बेटा। क्या लिख रहे हैं आप? इल्तुतमिश के समय पहली बार मंगोल इल्तुतमिश के समय पहली बार मंगोल सिंधु नदी के पास, याद आया बाबू, सिंधु नदी के पास देखे गए। गजब का सवाल है ये लैंग्वेज है बेटा सवाल की। इल्तुतमिश के समय पहली बार मंगोल सिंधु नदी के पास देखे गए। आपको पूरी कहानी पता है। आप ये क्या देखे गए, क्या हुआ था आपको सब पता है, क्या हुआ था उस पूरी घटना पता है आपको, ठीक है ना। कोई अपना मैटर नहीं है सुल्तान का। सुल्तान के एक शरण लेने आया, उसके पीछे एक सेना है ना, समझे आप। बहुत कुछ सारी बातें इसमें छुपी हुई बेटा, कि वो आपसे पूछेगा चंगेज़ खान भारत की सीमा तक आया था, सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। सिंधु नदी तक मंगोल आ गए, किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश। बात तो वही है, सवालों को खूब घुमाएगा, है ना, सवालों को खूब घुमाता है बेटा। अभी जो राग दर्पण हमने पूछा है ना, वही जीआईसी में पूछा है कि राग दर्पण का फारसी अनुवाद किस सुल्तान के समय हुआ था। अभी आएगा बेटा, है ना। आ जाए देखें आप, तो मंगोल आप पढ़ रहे हैं। मंगोल कौन है? ये जनजाति, हिंसक जनजाति, है ना। और जनजातियों में एक आदमी का आपने नाम अभी स्टार्ट किया है, एक आक्रांता का, जो कौन है? चंगेज़ खान। चंगेज़ खान का वास्तविक नाम था तिमुचिन। लिखेंगे बेटा, चंगेज़ खान यहीं पर लिख दे रहे हैं, तिमुचिन। चंगेज़ खान का वास्तविक नाम ये देखिए आप, तिमुचिन। ये तिमुचिन चाइनीज़ नस्ल का है ना, देखने में ऐसा ही लगेगा, चाइनीज़ लोग हैं ये जनजाति देखने में। देखेंगे मंगोलिया के आसपास रहने वाली जनजाति, चाइना मंगोलिया। कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल। बहुत अच्छे। तिमुचिन, इसका नाम क्या था? तिमुचिन। ठीक बेटा, आप समझे चंगेज़ खान इंडिया की ओर आया था, कैसे आया था जान गए आप। उस समय सुल्तान कौन था ये भी आप जान गए, है ना। सुल्तान कौन था इस समय दिल्ली का? इल्तुतमिश था, है ना। चलिए बात खत्म होगी बेटा। अब जरा एक चीज़ समझें आप, चंगेज़ खान के बारे में एक कहानी मिलती है किताबों में, उसको हम बता देते हैं आपको, शायद आपको ना मिले कहीं, है ना। चंगेज़ खान एक बार पूरी सेना लेकर जा रहा था, लगभग 7-8 लाख की सेना, है ना। पीछे चंगेज़ खान, आगे आगे सेना। एक बुढ़िया का एक बच्चा था, उसके घर का ही कोई लड़का था, एक कुएं में गिर गया था। उस बच्चे की आयु बताई जाती है कि 4 साल रही होगी, जो उससे नहीं निकल पाता कुएं से।
चंगेज़ खान कितना निर्दयी है ये स्पष्ट किया जा रहा है एक कहानी के माध्यम से। तो जब चंगेज़ खान अपने घोड़े से आता है तो बुढ़िया कहती है बेटा हमारा एक बच्चा इसी में गिर गया कुएं में, इसको आप निकाल दीजिए, है ना। तो उन्हें उतरता है और वो बर्छा रखा रहता है, एक बड़ा सा बर्छा, वो बच्चों की पिठिया मार देता है और मार करके उसको बहरवा ला करके रख के चला जाता है। चंगेज़ खान से किसी ने पूछा था कि आपको जीवन में कभी किसी के ऊपर दया आई? तो उसने यही कहा था, मुझे एक बार एक बुढ़िया की मदद करने में थोड़ा दया आई थी। ये उसकी दया थी, बहुत परेशान थी वो, है ना। तो ये चंगेज़ खान किसकी सीमा तक आ गया था बेटा? इल्तुतमिश के समय। ये आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा, लिखेंगे सबसे अधिक मंगोल आक्रमण, ये लिखा एनसीईआरटी में कि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। खूब इंपॉर्टेंट है बाबू, एक टॉपिक ही है, ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाएगा, इनसे कहानी बना देगा, याद हो जाएगा। लिखेंगे मंगोल, आपको सब याद हो जाएगा, है ना। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। लिखेंगे अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन तथा MBT लिख दे रहे हैं, ठीक बेटा। अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों को रोकने के लिए विशेष सेना का गठन किए थे। लिखिए आप, अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों को रोकने के लिए विशेष सेना का गठन किए थे। विशेष सेना स्पेशल किन के लिए? मंगोलों के लिए, है ना। सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण किस सुल्तान के समय हो गया? अलाउद्दीन। दिल्ली के वो 2 सुल्तान बता दें, कम से कम लिखा एनसीईआरटी 7 में। ऐसे तो मंगोलों के लिए विशेष सेना बलबन भी बनाया था। उत्तरी पश्चिमी उसकी सीमांत नीति पूरा मंगोल रोकने के लिए ही थी बेटा। लेकिन आपकी एनसीईआरटी 7 में 2 लोगों का नाम है, किसका किसका? अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों के लिए विशेष सेना का गठन किए थे। लिखेंगे बेटा अलाउद्दीन सीरी, जो नगर एक बसाया था ना, सीरी लिखे हैं ना उस दिन। अलाउद्दीन का एक नगर बसाया था बेटा अलाउद्दीन, उस नगर का नाम क्या था? देखें आप, ये जो नगर है सीरी नगर। एक सवाल बताते चले आप, जो लड़के देख रहे हैं ऑनलाइन वो बताएंगे। ये तो सीरी है, ये सीरी दुर्ग ही था, सीरी में दिल्ली के पास ही सीरी नगर बसाया था। सीरी नाम का एक शहर बसाया था, है ना। किनको रोकने के लिए? मंगोलों को रोकने के लिए। लिखेंगे बेटा सीरी एक गैरिसन शहर था। सीरी जो था कैसा शहर था बेटा? गैरिसन। याद आया गैरिसन? कैसा शहर होता है गैरिसन? समझ में आई बात? सीरी कैसा शहर था? गैरिसन शहर था। हाँ, एक सवाल है, बताइएगा आप लोग कमेंट में, है ना। ये तो सीरी है, श्रीनगर का संस्थापक कौन था? बताए आप लोग। 2 सवाल हो गया बेटा, है ना। लिखेंगे कमेंट में खटाखट, आ जाए यहाँ बेटा। आपने बताया मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को रोकने के लिए विशेष सेना का क्या किया था? गठन किया था। ये खत्म हो गया आपका इतना। आगे देखें बेटा, सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के। मंगोल पहली बार भारत की सीमा किसके शासनकाल में टच किए थे? कौन आया था? चंगेज़ खान। सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। बस ना, इतना पढ़े बेटा आप। पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे मंगोलों के विरुद्ध आक्रामक नीति बनाने वाला पहला सुल्तान। अब तक लोग ना बचते थे बेटा, मंगोल आएंगे हम क्या करेंगे, है ना, सेना लगा देंगे, किला बना देंगे, बचाव के लिए काम करते थे। अगर आप ऐसी योजना बनाएं बेटा, आक्रामक का मतलब ऐसी योजना बना दे कि मैं खुद मंगोलों पर आक्रमण करने जा रहा हूं, आप खुद आगे बढ़ के आक्रमण करें, है ना। तो पता, अब तक सब बड़े बाबू जितने लोग सुल्तान आए बेटा बाहर चले जाओ, है ना। एक दिन के लिए जाना तब भी बता दो, हमेशा के लिए जाना तब वो बता दो। देखें बेटा, बताया गया कि मंगोलों को रोकने के लिए विशेष सेना का गठन किया था। किसने? ये 2 लोगों को देखें आप, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। अब तक जो लोग थे, अब तक पहले बलबन था, बलबन ने भी दुर्ग बनाए, किले बनाए, बॉर्डर पे बना दिए, बॉर्डर पे सेना खड़ी कर दिया।
मंगोलों के यहाँ जाने की योजना पहली बार कौन बनाया है? मोहम्मद बिन तुगलक। लिखें बेटा, मंगोलों के विरुद्ध आक्रामक नीति बनाने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मंगोलों के विरुद्ध आक्रामक नीति बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? मंगोलों के विरुद्ध आक्रामक नीति बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। जब वो, लिखिएगा, जब वो क्या किया था? लिखें, जब वो खुरासान विजय की योजना बनाया था। जब वो खुरासान विजय की योजना बनाया था, खुरासान विजय की योजना बनाया था। जब वो कहाँ की विजय की योजना बनाया था? खुरासान विजय की योजना बनाया था। जब वो खुरासान विजय की योजना बेटा बनाया था। एक बार देख लें, तब इसको हटा दें, फटाक से बेटा रिवीजन कर लें आप। मंगोल लिखे आप, कुछ बताना है इनके बारे में। दो बातें, चंगेज खान आया, दिल्ली का सुल्तान कौन था? रिटर्न हो रहा है, इल्तुतमिश, बस ना। सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके समय हो रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। मंगोलों के लिए विशेष सेना 2 लोग रिजर्व कर रहे हैं यहाँ, अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक। बेटा मंगोलों के खिलाफ आक्रामक नीति कि हम मंगोलों पर खुद आक्रमण करने जा रहे हैं, ऐसा विचार किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक। आपके जीआईसी प्रवक्ता वाले में सवाल आया है, लिखेंगे, है ना? लिखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था बेटा? यहाँ लिख दे रहे हैं, राजधानी परिवर्तन किया था। सांकेतिक सिक्का कौन चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी परिवर्तन कौन कर रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। लिखेंगे बेटा, दिल्ली से राजधानी देवगिरी बनाया। दिल्ली से कहाँ राजधानी बना रहा है? देवगिरी। दिल्ली से राजधानी देवगिरी बनाया। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। लिखेंगे आप, नाम बदलने वाला काम आज से नहीं चल रहा है, हाँ, दौलताबाद। तो ये जानिएगा आप, कुछ नहीं, बस नाम बदल दो डायरेक्ट। दिल्ली से राजधानी कहाँ लेकर चला गया? देवगिरी। और देवगिरी का नाम बदल कर क्या कर दिया? दौलताबाद। कौन था बेटा? सांकेतिक सिक्के जब चलाए